हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का पहला पाठ, और वो है शीत युद्ध का दौर। जैसा मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था कि राजनीति विज्ञान का ये जो पहला पाठ है, जो पहला चैप्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। और उसी पाठ में आज हम जो देखने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है द्विध्रुवीयता, यानी इसको अंग्रेजी में बाइपोलैरिटी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही जरूरी है जानना, इसके पहले कि हम कोल्ड वॉर जाने, क्योंकि पूरे शीत युद्ध की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई वो स्टूडेंट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, समाप्त होता है, और उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं जिसने कोल्ड वॉर को जन्म दिया, शीत युद्ध को जन्म दिया, यह जानना भी बेहद जरूरी है। तब हम समझेंगे कि वास्तव में यह द्विध्रुवीयता क्या थी, बाइपोलैरिटी क्या थी, और शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध क्या है, क्यों जन्मा, इसके क्या प्रभाव बने पूरी दुनिया में, और भारत का इसमें क्या भूमिका रही, ये सारी चीजें इस हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले कि हम शीत युद्ध समझें, द्वितीय विश्व युद्ध का इसमें क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही, यह जानना भी बेहद जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी इस बाइपोलैरिटी की, द्विध्रुवीयता की। स्टूडेंट्स, 1939 से 1945 यानी 1939 से 1945 तक हमें मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। अब ये जो समय था, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ये मुख्यतः दो अलग अलग भागों में विभाजित था। पूरी दुनिया, यानी कि जो लोग भी इसमें शामिल थे, जो राष्ट्र भी इसमें शामिल थे, देखिए वैसे तो पूरी दुनिया ही शामिल थी, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से देश थे जो किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे भारत अंग्रेजी शासन के अंदर था, तो अंग्रेज अगर भारत लड़ भी रहा था तो माना जाएगा कि ब्रिटेन लड़ रहा है। तो इसमें मित्र और धुरी दो राष्ट्र थे। मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसकी भूमिका बताता हूं। तो इसमें जो दो भाग बने थे पूरी दुनिया में, एक मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर जिसको कहते थे, और एक बना इसमें धुरी राष्ट्र। ठीक है, इस मित्र राष्ट्र में बच्चों यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ कहते थे, एक बार आपने ये समझ लिया तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, सोवियत संघ, यूएसए और ब्रिटेन, मुख्यतः ये तीन बड़ी शक्तियां। और धुरी राष्ट्र में मुख्यतः इटली, जापान और जर्मनी। ये एक विभाजन था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों का, यानी ये दो गुट में पूरी दुनिया विभाजित थी। एक गुट था वो सोवियत संघ, यूएसए, अमेरिका यानी ब्रिटेन, ये एक विभाजन था, और एक धुरी राष्ट्रों का विभाजन था जिसमें इटली, जापान और जर्मनी जैसे देश शामिल थे। 1945 में ये समाप्त हुआ, और जाहिर सी बात है जो एलाइड पावर थी, जो ये मित्र राष्ट्र थे, यूएसएसआर, यूएसए और ब्रिटेन, इनकी उसमें विजय हुई, ये जीत कर आए। अब जब ये जीत कर आए तो एक बहुत बड़ी शून्यता बनी। कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ राष्ट्र मिलकर किसी को हरा देते हैं, कुछ लोग अगर मिलकर किसी को हरा देते हैं, तो बाद में आपस में भी तो लड़ाई होती है कि हम बड़े कि आप बड़े। वो कहते हैं जी हम आपकी वजह से जीते नहीं, हम अपनी वजह से जीते हैं। वो कहते हैं नहीं, अगर हम नहीं रहते तो ये लड़ाई नहीं जीतते। ठीक इसी तरह का कुछ की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी बच्चों। अमेरिका ये चाहता था कि उसका वर्चस्व हो, उसको लोग माने कि वो बड़ी शक्ति है। सोवियत संघ ये चाहता था कि उसको लोग बड़ी शक्ति के रूप में माने। और ये जर्मनी, इटली, जापान, इनकी तो हालत खराब हो गई थी और इनको तो बिल्कुल किनारे कर दिया गया था, और ये तो बेचारे घुटने के बल आ गए थे। इनकी समस्या बहुत बड़ी हो गई थी, जिस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, कैसे ये शीत युद्ध के समय इनकी स्थिति क्या चल रही थी और कैसे दुनिया की राजनीति प्रभावित हो रही थी। तो हुआ ये कि ये जो दो देश हैं, सोवियत संघ और यूएसए, ये दो बड़ी महाशक्तियां बनके पूरी दुनिया में उभरने लगे। ठीक है, दो बड़ी महाशक्तियां बनके पूरी दुनिया में उभरने लगे। सोवियत संघ जो है वो एक साम्यवादी विचारधारा का था। इसके बारे में आगे और मैं आपको ठीक से बताऊंगा। यानी वो कम्युनिज्म को फॉलो करने वाला था, और सोशलिस्ट समाजवाद जो है या साम्यवाद जो है, इसके इर्द गिर्द घूमने वाली विचारधारा थी उनकी, आर्थिक और राजनीतिक दोनों। जो अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा का प्रेरक था। वो चाहता था पूरी दुनिया में पूंजीवाद का प्रसार हो और हमारे साथ लोग चलें पूंजीवादी के हिसाब से।
यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ये 15 छोटे छोटे देशों का एक समूह था। छोटे छोटे जो देश थे 15, कई सारे, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के 15 देश थे जो क्या थे, यूक्रेन, जो सोवियत रसिया के नेतृत्व में, रसिया इनका सबसे बड़ा नेतृत्व करता था, तो रसिया के नेतृत्व में ये जो 15 देश थे ये सोवियत संघ के साथ सोवियत संघ कहलाते थे। और अमेरिका एक अपना बहुत बड़ा शक्ति बना हुआ था जिन्होंने अपने साथ कई राष्ट्रों को और जोड़ा। यानी आप ये देखेंगे कि दुनिया में दो महाशक्तियां बनी, एक अपनी तरफ लोगों को खींच रहा था, एक अपनी तरफ लोगों को खींच रहा था। बस यही बना बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवता, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो दो ध्रुवता का मतलब दो ध्रुव, पोल्स, जैसे पूरी पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, दो पोल हैं, नॉर्थ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ऐसे ही पूरी दुनिया भी दो ध्रुव में बंटने लगी कि भाई एक चलेंगे पूंजीवादी के पीछे, एक चलेंगे साम्यवादी के पीछे, और आगे देखेंगे कि इनकी गति क्या हुई और कौन इसमें पराजित हुआ, कौन जीता, या दोनों बने रहे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं दो ध्रुवता, उसमें एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निकल के सामने आई। इसके बाद अगर आप देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय शक्ति संरचना को गंभीरता से प्रभावित किया। शक्ति संरचना का मतलब क्या है कि पावर किसके पास है। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ बच्चों, तो बहुत से ऐसे देश थे जो लड़ने के बाद बिल्कुल क्या हुए, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। उनके पास अब शक्ति नहीं थी कि उठ के खड़े होते, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है, जो भी सुपर पावर रहेगा हम आपके पीछे भागेंगे। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका और सोवियत संघ एक बड़ी ताकत थी, इसलिए इनके पास अभी भी क्षमता थी कि वो दूसरे को चैलेंज कर सके। ठीक है, तो शक्ति संरचना बदल रही थी। इससे पहले पूरी दुनिया में शक्ति संरचना क्या थी, ब्रिटेन, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, कि उनका सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा था। लेकिन उनका क्या था, जहां जहां उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया था, उपनिवेश बनाया था अपना, वो सब लोग उनके खिलाफ लड़ रहे थे। भारत में भी यही हो रहा था, और विश्व युद्ध के बाद वो और कमजोर हो गए, तो उन्होंने पहले सरेंडर कर दिया। तो अमेरिका और सोवियत संघ जो थे ये अभी भी एक बड़ा पावर बने हुए थे, और अब शक्ति इनके हाथों में पूरी दुनिया की ट्रांसफर हो रही थी। तो इसलिए जो शक्ति संरचना है ये तेजी से प्रभावित हो रही थी। युद्ध के पूर्व सभी बड़े राष्ट्रों को युद्ध से अत्यधिक क्षति पहुंची, जिसके कारण पहले की तुलना में ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र और कमजोर हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, फ्रांस जैसे या ब्रिटेन के जैसे, और खुद जो हारे हुए थे जैसे जर्मनी, जापान, ये सभी देश क्या थे, बहुत कमजोर हो गए थे। आपको पता है जापान में परमाणु एटम बम भी गिराया गया। तो दुनिया के जो अलग अलग शक्तिशाली देश थे वो पहले से बहुत कमजोर होने लगे, और इसलिए जो शक्ति संरचना है, जो पूरा ढांचा था पावर का पूरी दुनिया में, वो बदल रहा था, और वो एक तरफ अमेरिका की तरफ जा रहा था, एक तरफ सोवियत संघ की तरफ जा रहा था। देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पुर्तगाल, कुछ ऐसे ही राष्ट्र थे। कैसे राष्ट्र, जिनकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने वाले तरफ भी अगर खड़े थे तो भी कमजोर हो चुके थे। उनकी हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो आगे कुछ कर सकें या दुनिया में ये चैलेंज कर सकें कि हम एक बड़ी पावर हैं। ठीक है, इसी कमजोरी के कारण, ध्यान से समझिए, इसी कमजोरी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूरोप में एक प्रकार की शक्ति शून्यता, ये देखिए, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, शक्ति शून्यता। शक्ति शून्यता क्या है? शक्ति शून्यता का मतलब यह है कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक ऐसा जगह जहां पर लग ही नहीं रहा कि किसी के पास शक्ति है। पहले ब्रिटेन लीड कर रहा था, और पहले आपने विश्व इतिहास पहले भी अगर देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो ब्रिटेन है ये पूरी दुनिया में राज कर रहा था। उसके पहले जो फ्रेंच हैं, फ्रांसीसी थे, वो भी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। पुर्तगाली जो थे वो भी सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए। तो अलग अलग राज्यों में ये क्या कर रहे थे, अपना अपना पावर अलग अलग देशों में दिखा रहे थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, एक शक्ति शून्यता आई। कोई ऐसा नहीं था जो ये कह सके कि हाँ, हम अभी भी पावर बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में पावर क्लेम करने वाले या शक्ति को अपना बनाने वाले या ये कहने वाले कि हम अभी भी शक्तिशाली हैं, केवल दो पोल बच गए, दो जगह पावर सेंटर्स दो बच गए। वो एक अमेरिका, जो ध्यान रखिएगा किसके साथ चल रहा था, पूंजीवाद की तरफ। पूंजीवाद और साम्यवाद भी आप समझ सकते हैं कि इसका एक सिंपल धारणा दिमाग में बैठा के चलिए कि जो पूंजीवाद है वो ये मानता है कि प्राइवेट हाथों में बाजार होना चाहिए, सरकार का हर चीजों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी जहां पर कीमत, ये सारी चीजें सरकार निर्धारण ना करे, बाजार चले, बाजार अर्थव्यवस्था उनको कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, और जो समाजवाद है या जो साम्यवाद है उनके लग रहा है कि नहीं, स्टेट जो राज्य है वही सब होना चाहिए, सब कुछ राज्य डिसाइड करेगा और सब कुछ राज्य के हाथ में होगा, प्राइवेट में नहीं होगा। तो ऐसा मानने वाले जो थे वो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, और जो पूंजीवादी मानने वाले थे वो अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे, और ये दो पावर सेंटर्स बने, जिसकी बात भी हम कर रहे हैं, दो ध्रुवता की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात थी। और आप देखिए, ये डिवीजन मैं आपको और बताऊंगा आगे, ठीक है, कि कैसे विश्व बदल रहा था। अब देखिए हुआ क्या, एक महत्वपूर्ण बात ये समझनी है
कि जो पूरी दुनिया है उस समय, जो पूरी दुनिया थी जब ये द्वितीय विश्व युद्ध का कालखंड समाप्त हुआ, उसके बाद जब बाइपोलैरिटी हो रही थी यानी दो ध्रुवता हो रही थी, तो पूरी दुनिया क्या है, तीन भागों में बट गई। पूरी दुनिया कहां बट गई? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। ये एनसीईआरटी भी बताती है, एनसीईआरटी कहती है कि ये तीन दुनिया बच गई। पूरी दुनिया का जो विभाजन है वो तीन भागों में हो गया। और वो तीन भाग कौन कौन से थे? तो जैसे आप इस ये येलो में देख सकते हैं, ये पहली दुनिया बनी। ये पहली दुनिया में यहां कौन आ रहा है? ये आ रहा है यूएसए, ये अमेरिका है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ये इसका हेड था। और आप ये देखिए इधर के जो यूरोपीय देश हैं, यानी जो पश्चिमी यूरोप है, ये पूरा, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस वगैरह के पार्ट हैं, और ये कनाडा है, और ये आप जितना देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये जो देश है बच्चों, ये पूरे जो देश थे, ये पहली दुनिया यानी पूंजीवादी विचारधारा की तरफ जाने लगे। अमेरिका के झंडे के तले क्या करने लगे? काम करने लगे कि ठीक है हम आपको अपना सुपर पावर मानते हैं, और वो पूंजीवादी थी। ये जो आप जितना रेड में देख रहे हैं, ये जो पूरा इलाका, यहां पे रसिया है, ठीक है, जो इनका बॉस होता था, ठीक है। और ये जो पूरे देश हैं इसमें अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये सारा, ये आपका ईस्टर्न जर्मनी वाला पार्ट, ये सारी जो चीजें थी, ये क्या था? ये सोवियत संघ था, ये यूएसएसआर था जो साम्यवादी विचारधारा को मान रहा था, ठीक है। और एक तीसरी दुनिया में थे जिसमें अपना प्यारा भारत भी है, और आप अफ्रीकन देश हैं कुछ, ये लैटिन अमेरिकी देश हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे देश हैं जो ये कह रहे थे कि जो हाल में आजाद हुए थे, जो या तो गुलाम भी थे या अभी हाल में ही आजाद हुए थे, उनको आप जाहिर सी बात है ये समझिए कि जो कमजोर है वो कभी किसी एक पक्ष में जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको दोनों का लाभ लेना है। तो ये कुछ ऐसे देश थे जो किसी एक विचारधारा के पीछे नहीं भाग रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो तटस्थ या न्यूट्रल रहना चाहते थे, या वो ये चाहते थे कि वो दोनों के साथ अपना व्यवहार बना सकें और अपने जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें सॉरी, क्योंकि बरसों की गुलामी झेलने के बाद उनको आजादी मिली थी। तो ये तीन दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी। और ये जो तीसरी दुनिया थी, ये कोई पोल नहीं था, इसमें ऐसा नहीं था कि वो अपनी शक्ति कोई क्लेम कर रहे थे। कुछ आंदोलन हुए, कुछ ग्रुप बने बाद में, लेकिन बेसिकली जो है मुख्यतः ये दो ही दुनिया थी, ये दो शक्ति के केंद्र थे जिनको आप पावर सेंटर कह सकते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने के लिए मिले थे, जिसमें एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था पूंजीवादी झंडे के नीचे, और एक का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था साम्यवादी झंडे के नीचे। ठीक है बच्चों, ये महत्वपूर्ण, इसी को कहते हैं दो ध्रुवता, यानी दो ध्रुव बन जाना, दो पोल बन जाना, दो पावर सेंटर्स बन जाना। तो दो ध्रुवता का मतलब यह था बच्चों कि पूरी शक्ति का जो केंद्रीकरण है या पूरी शक्ति का जो विभाजन भी है वो दो भागों में हो गया। एक भाग चला गया अमेरिका के पीछे, एक भाग चला गया सोवियत संघ के पीछे। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीजें आपको और देखने के लिए मिलेंगी। क्या था? इस स्थिति ने अमेरिका और सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने प्रभावी क्षेत्र का विस्तार करें। किस स्थिति ने? कि भाई कोई एक शक्ति शून्यता आ गई थी। उस शक्ति शून्यता के बाद अमेरिका और सोवियत संघ को क्या मिल गया? एक मौका मिल गया कि वो अपने शक्तियों का विस्तार करें। दोनों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता ने शीत युद्ध को जन्म दिया। यही मैं कहा। अब आ गया शीत युद्ध पहली बार पिक्चर में कि भाई शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का मतलब, शीत का मतलब क्या है बच्चों? कोल्ड। कोल्ड मतलब आप कहते हैं ना ये तो ठंडा है, ये क्या लड़ाई करेगा। यानी एक ऐसा युद्ध जो दिखाई देता है कि लग रहा है युद्ध जैसा, पर होता नहीं है। मैं डिटेल में और आपको जरूर बताऊंगा आगे के वीडियोस में। लेकिन शीत युद्ध का मतलब यह है कि जहां पर एक काल्पनिक युद्ध जैसा दिखाई देता है पर युद्ध होता नहीं है। क्यों? इसके दो कारण हैं। क्योंकि दोनों पक्ष ये जानते हैं कि वो बराबर के मजबूत हैं। अगर युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों का है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए ये दोनों जो प्रतिद्वंदिता थी, जो कंपटीशन था, वो कोल्ड वॉर को जन्म दे रहा था। और शुरुआत में ये कंपटीशन जो था वो मुख्यतः विचारधारा का था, वो व्यापारिक भी था, वो राजनीतिक भी था। इसको हम देखेंगे। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में प्रतिद्वंदिता बढ़ी और शीत युद्ध का जन्म हुआ। इसने यूरोप को, पश्चिमी यूरोप जिसका अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये यूरोप है ना, तो ये यूरोप इधर तक है, लेकिन ये पश्चिमी इधर वाला जो पार्ट है, ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस, डेनमार्क वगैरह है इसमें, ये पश्चिमी यूरोप में विभाजित हो गया। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। और यहां पूर्वी यूरोप, इसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। जो मैंने आपको बताया कि रसिया के नेतृत्व में सोवियत संघ उसको लीड कर रहा था। दोनों खेमों में अपनी अपनी शक्ति बढ़ने के लिए गठबंधन और प्रति गठबंधनों का भी सहारा लिया। यह महत्वपूर्ण है। दोनों जो पक्ष थे, यानी सोवियत संघ का और अमेरिका ना, दोनों ने अलग अलग गठबंधन बनाए। गठबंधन का मतलब यह हुआ अलग अलग देशों के साथ समूह बनाना, अलग अलग संगठन बनाना। आगे आप पढ़ेंगे, नाटो जैसा संगठन निकल कर आया, सीटो जैसा संगठन निकल कर आया। ठीक है, तो और अलग अलग जो देश है उनको जोड़ने के लिए गठबंधन तैयार किया गया।
तो अपना अपना प्रभुत्व बनाने के लिए दोनों ने क्या किया, गठबंधन, और गठबंधन के जवाब में प्रति गठबंधन। यानी मान लीजिए अमेरिका ने कोई गठबंधन बनाया तो उसको जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने कोई गठबंधन बना लिया, या सोवियत संघ ने बना लिया तो उसको जवाब देने के लिए अमेरिका ने बना लिया। इसको भी देखेंगे, ये भी दौर आया। इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवता की शुरुआत हुई, बाइपोलैरिटी का इससे क्या हुआ, इमरजेंस हुआ। क्या हुआ, जब दोनों देशों ने अपने अपने पावर सेंटर्स बनाने शुरू किए तो पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। इसका अभिप्राय होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के दो ध्रुव या खेमे बन जाना, जिनका नेतृत्व एक एक बड़ी शक्तियां करती हैं। जैसा मैंने आपको भी बताया कि दो ध्रुवता का मतलब यह है, यहां से आप इसको एक डेफिनेशन के तौर पर भी ले सकते हैं कि जो पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें शक्ति क्या होगी, दो ध्रुव या दो खेमा। ध्रुव का मतलब दो खेमा, दो खेमों में बंट जाती है, जिसमें एक खेमे का नेतृत्व कोई एक शक्ति करती है, दूसरे खेमे का नेतृत्व कोई दूसरी शक्ति करती है। यह महत्वपूर्ण बात इसमें समझने वाली थी, जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो गठबंधन बन रहे थे एक दूसरे से, इन्होंने पूरी दुनिया को दो खेमे में विभाजित कर दिया, और एक खेमे का नेतृत्व एक देश कर रहा था, एक सुपर पावर कर रहा था जो अमेरिका था, जो क्या था, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी व्यवस्था पर था। और जो दूसरा खेमा था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, जो साम्यवादी विचारधारा का था, समाजवाद के आसपास। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दो ध्रुवता के उदय का कुछ कारण है कि आखिर ये बाइपोलैरिटी क्यों बनी। मैं उस कारण के बारे में आपको बता भी रहा था अभी। तो पहला कारण दो महाशक्तियों का उद्भव। जाहिर सी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, दो महाशक्तियां निकलकर बाहर आई, अमेरिका और सोवियत संघ। तो इनका जो उद्भव है, इनके जो बाहर आने की कहानी है, ये कारण बनी दो ध्रुवता होने की। हो सकता है तीन महाशक्तियां आती तो ट्राइपोलैरिटी हो जाती, तो हम द्विध्रुवता नहीं पढ़ रहे होते। तो द्विध्रुवता बनी, इसका मतलब कि दो महाशक्तियों का उद्भव हुआ था। बड़ी शक्तियों की घटी संख्या, यह भी एक इंपॉर्टेंट या एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि जो बड़ी शक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी, उनकी संख्या, या जापान जैसी, जर्मनी जैसी, उनकी संख्या घट गई। यानी ऐसी बड़ी शक्तियां अब रह ही नहीं गई, क्योंकि वो कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अभी आपको बताया, इसलिए मैंने आपको भूमिका बता दी ताकि आगे के पॉइंट्स में आपको समझने में कहीं परेशानी ना हो। तो दो महाशक्तियों का उद्भव हुआ, ये एक कारण हुआ शीत युद्ध का या द्विध्रुवता का। दूसरा, बड़ी शक्तियों की संख्या घट गई, यह भी एक कारण हो गया। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंदिता की भावना, जाहिर सी बात है, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र यानी पूरी दुनिया में एक बाजार भी तो बन रहा था, पूरी दुनिया में व्यापार भी तो बढ़ रहा था। पहले ब्रिटेन और ये सब सुपर पावर थे, क्यों थे, व्यापार कर रहे थे। तो अब ये व्यापारिक प्रतिद्वंदिता अमेरिका और सोवियत संघ में भी आ गई। तो अमेरिका वो व्यापार कैसे चाहता था, पूंजीवादी से। उसको लगता था पूरा दुनिया मुक्त बाजार होना चाहिए, पूरी दुनिया में बाजार का आदान प्रदान होना चाहिए और फ्री मार्केट होना चाहिए, ये चीज अमेरिका चाहता था। राजनीतिक तौर से भी वो सुपर पावर बनना चाहता था। और सोवियत संघ चाहता था कि नहीं नहीं, साम्यवाद होना चाहिए, स्टेट का कंट्रोल पूरी दुनिया पर रहना चाहिए, जहां भी दुनिया में जो सरकारें हैं। तो ये एक प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन बढ़ रही थी। परमाणु अस्त्र दौड़, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था एटम बम गिराने के बाद, इसलिए पूरी दुनिया को लग रहा था कि, और खास करके इन दोनों खेमों को लग रहा था कि परमाणु शक्ति और मजबूत होनी चाहिए। तो ये जो परमाणु शक्ति से या एटम बम को या एटॉमिक पावर को हथियाने का जो दौर था, जो इसको अपने आप को इसमें सुपर बनाने का दौर था, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना द्विध्रुवता के जन्म के कारण, यानी कि बाइपोलैरिटी के जन्म का कारण। तो दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या, दोनों महाशक्तियों का उद्भव, बड़ी शक्तियों की संख्या घट गई, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ गया कि पॉलिटिकली भी हमको स्ट्रांग होना है और ट्रेड में भी बहुत पैसा कमाना है, बहुत प्रभुत्व जमाना है, और परमाणु अस्त्र यानी कि एटॉमिक पावर भी हमको ज्यादा से ज्यादा जुटाने हैं। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात बनी थी। ठीक है, अब लास्ट में एक हम जरूर आते हैं महत्वपूर्ण बात पर, और वो है कि भाई शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो मैंने आपको उसकी भी भूमिका बता दी है कि शीत युद्ध को व्यापक अर्थों में समझने की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा है। ठीक है, बार बार ये कोशिश की जाती रही कि आप शीत युद्ध को एक ब्रॉडर कंसेप्ट में समझें। ब्रॉडर कंसेप्ट में समझने का मतलब यह है कि आज के दौर में भी शीत युद्ध अप्रासंगिक नहीं है। आज भी आप देखिए ऐसे बहुत से देश हैं जो आपको लगेगा कि लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। जैसे आप भारत चाइना का उदाहरण देख सकते हैं। 62 के वॉर के बाद कोई डायरेक्ट वॉर हमको ऐसा देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन फिर भी लगता है कि हर दिन एक लड़ाई चल रही है। ये क्या है? इस तरह के बहुत से देश हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में आप देख लीजिए। तो इस तरह के बहुत देश हैं जिसमें कि बहुत वर्षों तक कोई प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं होती है, पर वैसा माहौल बना रहता है। वही शीत युद्ध है। हालांकि यूएसए और यूएसएसआर में तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि कोई लड़ाई बने। एक दो समस्याएं आई थी जिसको आगे हम देखेंगे, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट वाली स्थिति। लेकिन इसको व्यापक अर्थ में समझिए। इससे राजनीतिक युद्ध, वाक्य युद्ध, विचारधारात्मक युद्ध और दो गुटों का युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, असैनिक युद्ध भी कहा जाता है। यानी शीत युद्ध को इन नामों से भी हम जानते हैं। जैसे आप मान लीजिए राजनीतिक युद्ध, आप जैसे कोई देश, दो देश हैं और यूएनए जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन, वहां जाकर एक देश अपनी बड़ाई कर रहा है, दूसरे की बुराई कर रहा है, एक देश अपने को बड़ा बता रहा है, राजनीतिक युद्ध है। यह भी शीत युद्ध है।
वाक युद्ध यानी कि स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक देश दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा देश उसके खिलाफ बोल रहा है, वाक युद्ध भी होता है। विचारधारात्मक युद्ध, कोई देश कहेगा नहीं नहीं पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, कोई कहेगा कि नहीं नहीं साम्यवाद अच्छा है, कोई कहेगा नहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था अच्छी है। ये विचारों की लड़ाई है, ठीक है ना। तो विचारधारा की भी जो लड़ाई पूरी दुनिया में होती है वो भी शीत युद्ध मानी जाती है, ठीक है। दो गुटों का युद्ध तो आपको मैंने बताया ही। मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी कि आप अपने दिमाग में ये लगाना कि हम ही सुपर है, हम ही बेस्ट हैं। मनोवैज्ञान रूप से ये लगेगा कि अरे लड़ाई हो ही रही है, हम प्रतिद्वंदी एक दूसरे के, हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना है, ये भी एक शीत युद्ध का ही हिस्सा है। असैनिक युद्ध यानी डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, जैसे ही सैनिक इन्वॉल्व होकर युद्ध हो जाएगा, जैसे ही मिलिट्री एंगेजमेंट हो जाएगा, तो वो शीत युद्ध नहीं रहेगा, फिर वो रियल या एक्चुअल युद्ध माना जाएगा। तो असैनिक युद्ध भी कहा जाता है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो एक दूसरे के प्रति प्रचारात्मक ढंग से वक्तव्य, ध्यान दीजिए, प्रचारात्मक मतलब एडवर्टाइजमेंट तरीके से या स्टेटमेंट दे के या पूरी दुनिया में जिसको कहते हैं ना एक एजेंडा सेट करना, एजेंडे के तरीके से भी लड़ा जाता है। भाषणों से, प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस के माध्यम से, रेडियो से, अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे मैंने आपको बताया WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के मंच से हम कुछ बोलते हैं, कोई देश बोलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ बोलता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुछ बोलता है। तो जो दुनिया भर के बड़े बड़े मंच हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, जो डावोस में है, वहां पर स्टेटमेंट दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे मंचों के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, राजनीतिक और कूटनीतिक दांवपेच का सहारा लेते रहते हैं। ये सब शीत युद्ध के ही हिस्से हैं, जिसमें हम किसी देश पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर रहे हैं मिलिट्री से, लेकिन विचारों से, प्रेस से, विज्ञप्ति से, स्टेटमेंट से ये सारी चीजें कर रहे हैं। इस शीत युद्ध में एक दूसरे राष्ट्र की जासूसी चरम सीमा तक की जाती है। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, ये समझने की बात है कि एक दूसरे के बारे में पता लगाते रहेंगे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको कैसे काउंटर करना है। अतः नहीं होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियां, तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर समस्त जन समुदाय को ऐसे भ्रम में रखा जाता है मानो युद्धरत रह रहे हों। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी एक्चुअल में कोई लड़ाई ना होते हुए भी लोगों को यह एहसास रहना या दिलाना कि हम एक युद्ध की स्थिति में जी रहे हैं, यह शीत युद्ध है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे आप अपनी कक्षा में देख लीजिए, आप बचपन में आपने देखा होगा कि एक दो बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे को हमला नहीं कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं कि कोई जीत नहीं पाएगा, पर वो उसकी चुगली उससे करता है, उसकी चुगली उससे करेगा, या उसके बारे में कुछ ऐसा बताने का प्रयास करेगा कि हम सुपर हैं, वो खराब हैं। ये क्या है? ठीक यही चीजें शीत युद्ध का पार्ट बनती हैं। दोनों देश कभी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, बिकॉज दे नो कि हमारे पास बराबर की शक्तियां हैं। उस दौर में अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में कोई भी आपस में डायरेक्ट लड़ाई होती तो पूरी दुनिया तबाह होने का खतरा था। ये सब लोग जानते थे, इसलिए युद्ध हुआ नहीं, शीत युद्ध बन के रह गया। तो ये इसका एक व्यापक अर्थ था शीत युद्ध का, जो आप लोगों ने समझा है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है और किस परिस्थितियों में हम शीत युद्ध मानेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आखिरी में जरूर आपसे बताऊंगा कि शीत युद्ध की विशेषताएं क्या रहती हैं। उस समय के शीत युद्ध या कभी भी शीत युद्ध जो कहा जाएगा उसकी क्या विशेषता है। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के नकारात्मक परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। बिल्कुल भाई, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते, और अमेरिका ने ये एक तरह से घोषणा कर दी, ये बताना चाहा कि भाई हम सुपर पावर हैं। तो सुपर पावर ये क्या है? नकारात्मक ही प्रभाव था। और उसके बाद दोनों में टसल शुरू हो गया कि नहीं नहीं हम पावर तो आप पावर। शीत युद्ध के बदले की भावना सर्वोपरि रही है। जाहिर सी बात है, शीत युद्ध में जो है एक दूसरे से बदला लेना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, ऐसी भावना रहती है शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में, ठीक है। मूल रूप से राजनीतिक यश का स्वरूप लिए हुए है शीत युद्ध। बिल्कुल बात है। राजनीतिक यश का मतलब क्या है? क्रेडिट लेना कि पॉलिटिकली हमने पूरी दुनिया। हुआ क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मैं आगे उसको भी चर्चा करूंगा, दुनिया में जो कमजोर देश है ना उनको डेवलप करने का नाम बनाया गया, मार्शल प्लान आया, मैं आगे बताऊंगा। ये जो देश हैं जिन्होंने मिलकर दुनिया को में लड़ाई लड़ी थी और दुनिया तबाही मची थी, तो इन देशों ने ठाना कि अब हम दुनिया को डेवलप करेंगे जिनको नुकसान हो गया है। और डेवलप करने के चक्कर में वो चाहते थे, अब सोवियत संघ चाहता था हमारे तरीके से डेवलपमेंट हो, अमेरिका चाहता था हमारे तरीके से डेवलपमेंट हो। तो वो राजनीतिक यश लेना चाहते थे कि हम बड़े हैं। यश मतलब क्या होता है? क्रेडिट लेना, अपने आप को बड़ा बताना। शीत युद्ध में दो प्रतिद्वंदी महाशक्तियों राष्ट्रों के बीच तनावपूर्ण स्थिति का नाम है, जैसा मैंने आपको बताया। जो दो राष्ट्र रहेंगे उसमें स्ट्रेसफुल जो रहेगा, जो तनाव रहेगा, उस तनाव को ही हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में प्रचार करने की कोई सीमा नहीं है, इसमें झूठा प्रचार ज्यादा किया जाता है, ऐसा भी देखने के लिए मिला है। ये शीत युद्ध के कई विशेषताओं में दिया जाता है कि आप एक देश अपने आप को किसी भी तरीके से पेश करके बड़ा बनाना चाहता है। शीत युद्ध पूंजीवादी और साम्यवादी, जैसा मैंने आपको बताया, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म विचारधाराओं का एक समावेश लिए हुए था, जिसमें सीधा संघर्ष माना जाता है। यानी अगर हम उस वक्त के शीत युद्ध को देखें, जो मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1990-91 तक चला, क्योंकि उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, मैं आगे आपको बताऊंगा, तो उसमें सीधे सीधे पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था के बीच एक सीधा टकराव देखा गया, एक सीधी लड़ाई देखी गई, एक सीधी चुनौती देखी गई।
तो अगर मैं इस पूरे बाइपोलरिटी को सम अप करना चाहूं और आपको बताना चाहूं कि शीत युद्ध क्या था, तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्रों ने मिलकर एक लड़ाई जीती, उसके बाद उसमें शक्ति का वर्चस्व दिखाने की लड़ाई आ गई। उन दोनों ने यह सोचा कि हम आगे हैं, हम आगे हैं, ये वर्चस्व दिखाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। एक खेमा अमेरिका के पीछे चला पूंजीवाद के साथ साथ, एक खेमा सोवियत संघ के पीछे चला साम्यवाद। और दोनों देशों ने यह प्रयास किया, दोनों खेमों ने यह प्रयास किया कि हमारे तरीके से दुनिया में विकास होना चाहिए, हमारे झंडा बुलंद होना चाहिए। इसी को बाइपोलैरिटी या दो ध्रुवता कहते हैं। और धीरे धीरे इस चीज ने दोनों के बीच एक युद्ध का निर्माण किया जो शीत युद्ध कहलाया। वो शीत युद्ध इसलिए कहलाया क्योंकि डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट या डायरेक्ट आर्मी या सेनाओं का कोई लड़ाई नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रचार करके, वाक्यांश देके, वक्तव्य देके और अपने अपने एजेंडे को आगे करके एक लड़ाई लड़ने का प्रयास किया गया, जिसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। इसमें यह असैनिक युद्ध कहलाता है, जिसमें क्या होता है, सीधी रूप से कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती, लेकिन एक लड़ाई की स्थिति पैदा रहने दी जाती है। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, तो ये एक महत्वपूर्ण बात दो ध्रुवता के बारे में थी कि पूरा विश्व जो है, और जैसा मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बताया कि जो पूरी दुनिया थी, ये पूरी दुनिया आप देख सकते हैं कि ये तीन विभागों में बट गई। एक का पार्ट यूएसए कर रहा था, एक यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कर रहा था। ये दो यही दो ध्रुवता थी। बाकी ऐसे देश थे जो किसी ध्रुव में शामिल नहीं थे या तटस्थ थे। ये एक अलग बात है, जिसमें एक गुट निरपेक्षता की भी बात आती है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो शीत युद्ध है, ये किस तरह से आगे बढ़ा, इस कितने चरण में ये डेवलप हुआ, उसको डिटेल में देखेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि जब तक शीत युद्ध चला तब तक क्या स्थिति रही और क्यों बाद में जाकर शीत युद्ध को समाप्त होना। स्टूडेंट्स, एक और जरूरी बात, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आया है कक्षा 6 से 12 तक की फ्री ऑनलाइन स्कूल शिक्षा। यानी जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, हर विषय की आपको फ्री में सभी विषय के वीडियोस, उससे संबंधित पार्ट, ये सब आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे। हम आपको ये प्रोवाइड करते रहें, आपको ये लाभ मिलता रहे और एक अच्छी तैयारी हम कर सकें, उसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशन बस इतनी है, हमारी दरखास्त बस इतनी है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पहुंच सके और हम इसको आपके लिए लेकर आते रहें। जरूरी वीडियोस, जो भी महत्वपूर्ण पाठ हैं, जो महत्वपूर्ण सिलेबस है, सभी विषय के लिए आपको हम प्रोवाइड करते रहें। इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, जिसमें हम देखेंगे कि शीत युद्ध किस किस चरण में इसका उद्गम हुआ, कैसे विकास हुआ और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।